हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। आज से हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ कंप्लीट करने जा रहे हैं और जिसमें आज आप लोगों की क्लास सेकंड है। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रत्यभूति की संविदा। और इसके पहले जो क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति की संविदा डिस्कस किया था, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी हुई है। और बेसिकली आप लोगों की डिमांड पर ही ये वीडियोज़ ये जो आज का वीडियो है वो आ रहा है, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट भी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया जाए, तो मैं आज ये वीडियो लेकर के आ गई हूँ। और जैसा कि आप जानते भी हो कि जो सीरीज़ है इसमें हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में आपको MCQ की भी प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं और कहीं पर आपके सब्जेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के वीडियो बना रही हूँ, ओके। तो वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जितने भी मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्यभूति की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप किसी मोबाइल की दुकान में जाते हो मोबाइल लेने, और आपको एक अच्छा सा मोबाइल पसंद भी आ जाता है जिसके प्राइस हैं 20,000, ठीक है। लेकिन जब आप अपने पॉकेट में हाथ डालते हो तो पता चलता है आपको कि आपका जो पर्स है वो तो घर में ही छूट गया है, तो आपकी जेब में एक भी पैसे नहीं है। तो आप ऐसे में दुकानदार से कहते हो, ऐसा करो आप मोबाइल दे दो हमें, ठीक है, उधार दे दो, मैं आपको कल सुबह आकर के पे कर दूंगा पैसे, ठीक है। लेकिन दुकानदार मना कर देता है, वो कहता है भाई मैं ऐसे नहीं दूंगा, पता नहीं आप कल सुबह आए हमें दिया या नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसी दुकान में फिर शर्मा जी भी आते हैं, उनको क्योंकि मोबाइल लेना होता है, और शर्मा जी जो हैं इनके आपके बगल के ही रहते हैं, आपके पापा के अच्छे खासे दोस्त भी हैं, ठीक है। अब ये दुकानदार कहता है हाँ मैं एक शर्त पे दे सकता हूँ आपको ये मोबाइल, अगर शर्मा जी जो है ये इस बात की मुझे गारंटी दें कि कल सुबह अगर आप नहीं आए देने तो फिर ये आपकी जगह पे पैसा देंगे, ये 20,000 तो मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो शर्मा जी और दुकानदार के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ यही है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझना, और यही एग्जाम्पल हम आगे जितने भी बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझने की कोशिश करेंगे, जो भी कुछ समझेंगे इसमें इसी एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शर्मा जी हैं तो ये क्या है, ये है प्रतिभू, श्योरिटी, यानी ये गारंटी दे रहे हैं आपकी, ठीक है, कि अगर आप कल सुबह 20,000 रुपये देने नहीं आए तो शर्मा जी दुकानदार को 20,000 रुपये देंगे। और आप क्या हो, आप हो मूल ऋणी यानी प्रिंसिपल डेप्टर, क्योंकि उधार तो आप ही ले रहे हो ना, ठीक है। और ये जो दुकानदार है ये क्या है, लेनदार है, ठीक है, लेनदार है, ये आपको उधार सामान दे रहा है और आपसे पैसा वसूलने का काम इसी का है, ठीक है। और अगर आप देने में फेल हो गए तो फिर ये शर्मा जी से वसूलेगा, ओके। तो अब ये एग्जांपल समझ लिया आपने। अब हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यभूति की संविदा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में प्रत्यभूति की संविदा परिभाषित करी गई है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अगर हम आगे MCQ डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में प्रत्यभूति की संविदा को परिभाषित किया है। तो याद रखना धारा 126 में इसकी परिभाषा दी गई है। अभी परिभाषा क्या है इसको समझ लेते हैं भाई, कि प्रत्यभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, ठीक है, अन्य व्यक्ति यहाँ पर शर्मा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रत्यभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम की दशा में क्या है कि जैसे आप कल सुबह 20,000 रुपये देने में फेल हो गए या नहीं आए तो वो क्या होगा, वही एक्ट जो है आपका वो व्यतिक्रम कहा जाएगा, ठीक है। तो व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा ही आपकी प्रत्यभूति की संविदा है। ये आपकी बेयर एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रत्यभूति की संविदा से अभिप्राय जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन ना करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने ऊपर लिया जाना ही प्रत्यभूति की संविदा है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या लिखेंगे कि प्रत्यभूति की जो संविदा है इसका उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को ऋण, उधार माल या नौकरी दिलवाना। जैसे कि सपोज आप को एक नौकर चाहिए, ठीक है, तो ऐसे अरे गहरे को आप नौकर
थोड़ा ना रख लोगे, ठीक है। तो आपको चाहिए कि कोई व्यक्ति हो जो इसकी गारंटी दे कि बाई चांस ये आपका कोई सामान लेकर के चला गया, चोरी कर लिया, तो फिर आप किससे पैसे वसूलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिभूति की संविदा है इसका उद्देश्य ही यही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को ऋण देता है तो उसका ऋण को सुरक्षित करने के लिए, या कोई अगर माल देता है, ठीक है, कोई सामान वगैरह देता है, तो उसके सामान की सुरक्षा के लिए ही प्रतिभूति की संविदा लाया गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति भाग जाए पैसा लेकर के तो वो उस गारंटर, वो जो श्योरिटी है जिसने इसकी गारंटी दी है, वो उसके ऊपर वाद ला सकता है कोर्ट में। अब हम इसके बाद इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप एक उदाहरण भी इसका लिख देना कि जैसे आपका उदाहरण क्या है कि का खा से 7,000 रुपये का ऋण उधार लेता है, ठीक है, और गा जो है ये वचन देता है कि यदि का ऋण का संदाय करने में यानी पेमेंट करने में असफल रहता है तो वह स्वयं उस ऋण का संदाय करेगा, जो ऋण की राशि है उसका भुगतान करेगा, ठीक है। इसके बाद आप एक केस भी मेंशन कर सकते हो। इस केस में न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि यदि दो व्यक्ति दुकान पर आए जिसमें एक सामान खरीदे और दूसरा व्यक्ति जो है उसको उधार दिलाने के लिए विक्रेता को वचन दे कि यदि वह मूल्य का भुगतान नहीं करेगा तो मैं दायी होऊंगा, तो यह क्या है, प्रतिभूति की संविदा है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ बिंदु लिखेंगे, जैसे कि जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है उसको प्रतिभू कहा जाता है, ठीक है, और जिस व्यक्ति के चूक के बारे में प्रतिभूति दी जाती है वो आपका मूल ऋणी होता है यानी आप, और प्रतिभू कौन होता है, वो जो शर्मा जी थे, ठीक है, जिन्होंने गारंटी दी थी। और जिस व्यक्ति को प्रतिभूति दी जाती है वो कौन होता है, लेनदार यानी क्रेडिटर, ठीक है। और ये जो संविदाएं होती हैं आपकी, तो इनको प्रचलित भाषा में जमानत या गारंटी की संविदा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ बिंदु और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि जिस संविदा में स्वतंत्र उत्तरदायित्व विद्यमान होता है वह प्रतिभूति की संविदा नहीं होती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि का दुकानदार से कहता है कि आप खाको कुछ सामान दे दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका मूल्य जो है आपको मिल जाएगा। यह एक स्वतंत्र प्रतिज्ञा है, ना कि प्रतिभूति की संविदा है, ठीक है। इसमें आपने गौर किया, कहीं का ने ये कहा कि अगर इसका मूल्य आपको ना मिले या खा जो है मूल्य देने में असफल हो जाए तो आप हमसे ले लेना या मैं दे दूंगा, ठीक है, कहीं कहा नहीं कहा। तो यहाँ पर इसका जो दायित्व था वो स्वतंत्र दायित्व था, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रतिभूति की संविदा नहीं होगी। प्रतिभूति की संविदा वही होगी जिसमें कि जो श्योरिटी है वो ये गारंटी दे इस बात की कि अगर जो मूल ऋणी है अगर ये देने में असफल हो जाता है तो इसकी जगह पे मैं दे दूंगा या आप मुझसे वसूल लेना, ठीक है, तब प्रतिभूति की संविदा का निर्माण होगा। और यही जो बात है यही आपका कंसिडरेशन है, और आप जानते भी हो कि बिना प्रतिफल के तो संविदा शून्य होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक केस है। केस क्या है आपका, टेलर बनाम ली का केस है। ये एक अमेरिकन वाद है और इस वाद में क्या होता है कि एक मकान मालिक, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, मकान मालिक, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, मकान, ठीक है। तो क्या होता है कि एक मकान मालिक और उसका किराएदार वादी की दुकान पर गए, ठीक है। मकान मालिक ने दुकानदार से कहा कि जो श्री पारकर हैं, जो कि उसके किराएदार हैं, कहा कि श्री पारकर इस वर्ष हमारे यहाँ रहेंगे, जो माल वे चाहें आप उन्हें दे देना, ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भुगतान मिल जाएगा। तो यहाँ पे निर्णय हुआ कि न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यह एक स्वतंत्र वचन था, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति की त्रुटि पर दायी होने का वचन नहीं था, अतः यह प्रतिभूति की संविदा नहीं थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आप मेंशन करिएगा जब भी आप प्रतिभूति की संविदा लिखिएगा। अगर आपको लगे आपके पास टाइम है तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो, या अगर अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ प्रतिभूति की संविदा पूछा जा रहा है, तो आप सिर्फ उसको बताइएगा, उससे रिलेटेड केस या एक एग्जाम्पल लिख कर आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे इसके देख लेते हैं आवश्यक तत्व। तो इसके टोटल 7 एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं जो कि आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखना। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट आप एक जगह पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है इसका पक्षकार, लिखित मौखिक होना, प्रतिफल का होना, मूल ऋण, दायित्व का उदय और संविदा का स्वरूप, और दुर्व्यपदेशन तथा तथ्यों को छिपाना। अब ये इसके इतने एसेंशियल एलिमेंट है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, इनसे रिलेटेड केस और एग्जाम्पल्स को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका है एसेंशियल एलिमेंट पक्षकार। तो प्रतिभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, ठीक है। कौन है, पहला लेनदार होता है, दूसरा मूल ऋणी होता है और तीसरा प्रतिभू होता है, ठीक है।
अगर इनमें से एक भी कम होता है तो फिर वो प्रत्यभूति की संविदा नहीं होगी, याद रखिएगा। तो जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है, आप जानते हो उसको क्या कहते हैं, प्रतिभू कहते हैं। और जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रतिभूति दी जाती है वो कौन होता है आपका, वो आपका मूल ऋणी होता है, यानी प्रिंसिपल डिप्टर। और जिस व्यक्ति को प्रतिभूति दी जाती है वो कौन होता है, आपका लेनदार होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है लिखित या मौखिक होना। तो प्रतिभूति की संविदा जो है लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, ठीक है। और मौखिक प्रतिभूति का भी वही प्रभाव होगा जो लिखित प्रतिभूति का होता है, या विविच्छित भी हो सकती है, ठीक है। यानी जहाँ पर कोई प्रतिभूति की संविदा लिख करके नहीं की गई है, केवल मौखिक रूप से बोल करके की गई है, तब भी उसका वही प्रभाव होगा जो एक लिखित प्रतिभूति का होता है। यानी वहाँ पर भी लेनदार प्रतिभू के ऊपर वाद ला सकता है, ठीक है, और अपना जो ऋण है वो वसूल सकता है। परंतु याद रखिएगा, परंतु अंग्रेजी विधि में स्टैट्यूट ऑफ फ्रॉड के अनुसार प्रतिभूति तब तक प्रवर्तनीय नहीं होती है जब तक कि लिखित ना हो, उस पर प्रतिभू के हस्ताक्षर ना हो। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रतिभूति की जो संविदा है, मतलब इंग्लिश लॉ में प्रतिभूति की संविदा मान्य है लिखित या मौखिक, ठीक है, या दोनों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आप लोग दिमाग में बनाए रखिएगा कि जो भारतीय कानून है उसमें आपकी लिखित और मौखिक दोनों मान्य हैं, लेकिन इंग्लिश विधि में केवल और केवल लिखित मान्य है, ठीक है। इसके बाद ये एक आपका केस था एक्शन स्ट्रेंथ लिमिटेड का। इस बात में ये कहा गया था कि अगर कहीं पर मौखिक प्रतिभूति दी गई है तो वहाँ पर जो प्रतिभू है वो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकता है कि ये जो प्रतिभूति ये तो मौखिक है, ये लिखित नहीं है, मैं यहाँ पर इसका दायित्व नहीं लूँगा या मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, ठीक है, ये नहीं कह सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है, प्रतिफल का होना। प्रतिभूति की संविदा में प्रतिफल का होना आवश्यक है, परंतु लेनदार और प्रतिभू के मध्य प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। याद रखना कि प्रतिभूति की संविदा के लिए आवश्यक है कि कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो कंसिडरेशन है लेनदार और प्रतिभू के बीच में होना आवश्यक नहीं है। अब आप कहोगे कि प्रतिफल है क्या, कैसे पता चले कि क्या प्रतिफल है, ठीक है। तो ये स्पष्ट करता है कौन, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 127। इसमें क्या कहा गया है कि मूल ऋणी के लाभ के लिए, बात ध्यान देना आप लोग, ठीक है, मूल ऋणी के लाभ के लिए जो भी कार्य किया गया है, ठीक है, या वचन दिया गया है, वो क्या होता है, वही आपका प्रतिभू की प्रतिभूति के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। यानी जैसे आपके केस में क्या था कि शर्मा जी ने जो बात बोली थी कि अगर आप सुबह 20,000 रुपये नहीं लेकर के आए या देने में असफल हो गए तो फिर दुकानदार को आपके शर्मा जी जो हैं वो देंगे पैसे, ठीक है। तो ये जो उन्होंने बात बोली थी आपके लाभ के लिए, तो ये बात क्या है, यही आपका एक प्रतिफल है, ठीक है। अब इसके बाद एक केस है, केस भी आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो केस से रिलेटेड होंगे। आपसे जैसे पूछा जा सकता है, इस केस में क्या कहा गया है, केस आपका राम नारायण बनाम हरि सिंह का केस है। ये एक राजस्थान का केस है। इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि प्रतिफल के बिना की गई प्रतिभूति की संविदा शून्य है, ठीक है। एग्जाम में आपके इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस वाद में कहा गया कि प्रतिफल के बिना की गई प्रतिभूति की संविदा शून्य होगी। तो ये कहा गया राम नारायण बनाम हरि सिंह के वाद में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लेना। इसके बाद मुल्ला जो कि संविदा अधिनियम के एक विद्वान हैं, इन्होंने अपनी कृति इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी बिना प्रतिफल के प्रतिभूति की संविदा शून्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एसेंशियल एलिमेंट संविदा का स्वरूप। तो प्रतिभूति की जो संविदा होती है वो उसमें 3 संविदाएं होती हैं, या प्रतिभूति की संविदा का स्वरूप 3 प्रकार का होता है। जैसे कि जो पहली संविदा होती है वो मूल ऋणी और लेनदार के बीच में होती है, जो कि एक सामान्य संविदा होती है, ठीक है। दूसरी संविदा क्या होती है, लेनदार व प्रतिभू के बीच में, जो कि प्रतिभूति की संविदा होती है, ठीक है। तीसरी क्या संविदा होती है, प्रतिभू और
मूल ऋणी के बीच में, जो कि क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिभूति की संविदा में कितने टाइप की संविदाएं होती हैं, तो 3 संविदाएं होती हैं। पहली क्या होती है, मूल ऋणी और लेनदार के बीच में। आप मोबाइल लेने गए तो दुकानदार और आपके बीच में जो हुई वो एक सामान्य संविदा हुई, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, लेनदार और प्रतिभू के बीच में, यानी शर्मा जी और दुकानदार के बीच में जो हुई थी वो आपकी प्रतिभूति की संविदा हुई थी, ठीक है, जिसकी हम जिसको स्टडी कर रहे हैं। और तीसरी क्या हुई, प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में क्षतिपूर्ति की संविदा, यानी आपके और शर्मा जी के बीच में हुई कि अगर आप देने में असफल हो गए पैसे सुबह 2000, तो शर्मा जी ने दे दिया 20,000। अगर आप देने में फेल हो गए तो आपकी जगह पे शर्मा जी ने दे दिए 20,000 दुकानदार को। अब शर्मा जी को ये इनके पास राइट हो जाएगा कि वो अब आपसे 20,000 रुपये वसूल सकते हैं, ठीक है। तो अब इनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, आप करोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्षतिपूर्ति की संविदा। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। अब यहाँ इसी के आगे यही कहा गया है कि यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मूल ऋणी के ऋण के संदाय करने में असफल रहने पर जब प्रतिभू के द्वारा लेनदार को ऋण का संदाय कर दिया जाता है अथवा संदाय का वचन पत्र निष्पादित कर दिया जाता है, तब प्रतिभू लेनदार का स्थान ले लेता है। यानी जो शर्मा जी हैं वो दुकानदार का स्थान ले लेते हैं कि वो आपसे पैसे वसूल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या है आपका अगला एसेंशियल एलिमेंट, मूल ऋण। याद रखिएगा कि ये जो प्रतिभूति की संविदा का निर्माण होता है ये किसके लिए होता है, ये मूल ऋण के लिए होता है, यानी मूल ऋण को सुरक्षित करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रतिभूति की संविदा का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मूल ऋण ना हो, क्योंकि मूल ऋण को सुरक्षित करना ही प्रतिभूति की संविदा का उद्देश्य है। अतः ऋण का वैध एवं प्रवर्तनीय होना आवश्यक है, ठीक है। यानी आपके वाले केस में क्या था कि जो 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये की सिक्योरिटी के लिए ही तो गारंटी की संविदा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपके वाले में 20,000 रुपये थे, किसी के वाले में कोई सामान हो सकता है, किसी के वाले में कुछ दूसरा हो सकता है, तो कोई ना कोई मूल ऋण का होना आवश्यक है। अगर वो नहीं होगा तो भी प्रतिभूति की संविदा नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो ऋण है ये वैध होना चाहिए, ठीक है, अवैध नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो कि कोर्ट में उसको इन्फोर्स कराया जा सके। जैसे एक केस है आपका काउट्स एंड कंपनी बनाम ब्राउनली का केस है। ये भी बहुत ध्यान से इस केस को देख लेना आप लोग। काउट्स एंड कंपनी बनाम ब्राउनली का केस है। इस मामले में प्रश्न ये उठा कि जब किसी अवयस्क के ऋण के लिए प्रतिभूति दी जाए तो यदि अवयस्क का ऋण शून्य होता है तो क्या प्रतिभू का उत्तरदायी होगा, यानी प्रतिभू दायी होगा। तो इस वाद में ये निर्णय दिया गया कि ऐसी स्थिति में प्रतिभू दायी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऋण किसी अवयस्क को दिया जाता है, आप सभी जानते हो कि भारतीय संविदा अधिनियम में अगर कोई भी संविदा अवयस्क के साथ की जाती है, ठीक है, माइनर के साथ की जाती है तो वो शून्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई ऋण किसी अवयस्क को दिया जाता है जिसकी वजह से वो शून्य ऋण होता है तो क्या वहाँ पर प्रतिभू दायी होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि नहीं, वहाँ पर प्रतिभू दायी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वैध ऋण के लिए ही दायी होगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पर इस वाद में क्या होता है, अवयस्क का ऋण शून्य होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है दायित्व का उदय। यानी यदि मूल ऋणी अपना दायित्व पूरा कर देता है तो प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर आप सुबह आकर के 20,000 दे देते हो दुकानदार को तो फिर शर्मा जी की क्या ज़रूरत है, उनका दायित्व तो समाप्त हो गया। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मूल ऋणी अपना दायित्व पूरा नहीं करता तो प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पहला दायित्व जो है वो आपका था और दूसरा दायित्व किसका होगा, प्रतिभू का होगा, ठीक है। और प्रतिभू का दायित्व कब उत्पन्न होगा, जब मूल ऋणी अपने दायित्व को पूरा नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दायित्व है ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, आप सभी जानते हो। तो आगे वही चीज़ है कि प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व द्वितीय होता है और प्राथमिक दायित्व किसका होता है, मूल ऋणी का होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व होता है, प्राथमिक होता है या द्वितीय होता है। तो आपको याद रखना होगा कि प्रतिभू का जो है दायित्व द्वितीय होता है। दुकानदार सबसे पहले वो आपसे पैसे वसूलेगा, जब आप नहीं दोगे तब जो है प्रतिभू से वसूलेगा, यानी शर्मा जी से। इसके बाद एक केस हम देखेंगे, केस आप लोग याद रखिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है आपका। केस क्या है, मंजू महादेव बनाम शिवप्पा का केस, ठीक है। ये सारे केस आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा, आगे के MCQ में ये आएंगे। केस में क्या कहा गया कि प्रतिभू अवधि बाधित ऋण का संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं है,
क्योंकि ऐसा ऋण अथवा दायित्व विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप सभी लोग जानते हो अवधि बाधित क्या होता है कि ऐसा ऋण जिसको दिए 3 साल हो चुके हैं वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी उसको वसूला नहीं जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब वो ऋणी आपको दे दे अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, तो वो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कोर्ट से फिर आप वसूल नहीं सकते हो। तो यह इस प्रकार का अगर कोई ऋण है जिसमें 3 साल पूरे हो चुके हैं, यानी टाइम उसका जो है ओवर हो चुका है, तो फिर वहाँ पर क्योंकि मूल ऋणी का दायित्व समाप्त हो गया तो फिर प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका एसेंशियल एलिमेंट है दुर्व्यपदेशन तथा तथ्यों को छिपाना। इसमें क्या लिखेंगे आप कि ऋणदाता का ये कर्तव्य है, यानी लेनदार का ये कर्तव्य है कि वह प्रतिभू को वो सारी बातें बताए जो कुछ भी वो मूल ऋणी के बारे में जानता है, ऐसी बातें जिनसे कि प्रतिभू का दायित्व प्रभावित हो सकता है, उसके हित प्रभावित हो सकते हैं, उन सारी बातों को प्रकट करे। ठीक है। और यदि ऋणदाता ऐसे तथ्यों को छिपा लेता है, प्रतिभू को नहीं बताता है और प्रतिभू जानकारी के अभाव में गारंटी दे देता है, यानी प्रतिभूति दे देता है, तो फिर प्रतिभू की इच्छा पर ऐसी संविदा शून्य करनी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 है, इसमें कहा गया है कि ऋणदाता या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के फलस्वरूप प्राप्त प्रत्यभूति अवैध होगी। ये धारा आप लोग याद रखना। ठीक है। धारा 142 और धारा 143 जो है इसी में ये जो आवश्यक तत्व है इसको एक्सप्लेन किया गया है। जो धारा 143 है उसमें ये कहा गया है कि महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छुपाकर प्राप्त की गई प्रतिभूति अवैध है। यानी इसमें क्या है कि सबसे पहले धारा 142 में कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके दुर्व्यपदेशन के द्वारा अगर कोई प्रतिभूति प्रतिभू से प्राप्त करी जाती है तो वो अवैध होगी। और धारा 143 में कहा गया है कि जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं इनको छिपा करके अगर कोई भी प्रतिभूति प्राप्त करी जाती है तो वो क्या होगी, अवैध होगी। ठीक है। इसके बाद आपका इसी से रिलेटेड एक केस है, लंदन जर्नल ओमनीबस कंपनी वर्सेस हॉलोवे का केस है। इस विवाद में या इस वाद में लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है। इस वाद में प्रतिवादी यहाँ पर कौन है, प्रतिभू है। इस वाद में प्रतिवादी को एक कर्मचारी की विश्वसनीयता के लिए प्रतिभूति देने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है। मालिक ने उस नौकर को एक बार पहले ही बेईमानी के कारण हटा दिया था, परंतु यह तथ्य जो है उसने प्रतिभू से छिपा लिया। उसने प्रतिभू को ये बात नहीं बताई कि उसने पहले ही इस नौकर को बेईमानी की वजह से या चोरी की वजह से उसको हटा दिया था। प्रतिभूति के बाद जब उसने फिर से नौकर को रख लिया तो नौकर ने फिर से चोरी की उसके घर में। अब यहाँ पर जो मालिक है ये प्रतिभू के ऊपर वाद लाता है। वो कहता है कि आपने इसकी गारंटी दी थी नौकर की, ठीक है, कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है और उसने तो हमारे यहाँ चोरी कर ली है। तो न्यायालय के द्वारा प्रतिभू को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यहाँ पर जो मालिक था उसने इन तथ्यों को छिपाया था कि उसने पहले ही चोरी की है या वो एक बेईमान व्यक्ति है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रतिभू का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्यभूति की संविदा में अंतर। जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, देखिएगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लेकिन एज अ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट नहीं थे। इसमें हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जितने भी अभी तक डाउट होंगे आपके। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीसीजे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्षतिपूर्ति और प्रत्यभूति की संविदा में अंतर बताइए। ठीक है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें इसमें ज़्यादा पॉइंट लिखने होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये डिस्कस करा रही हूँ। ठीक है। और इंपॉर्टेंट है एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला डिफरेंस आपका क्या है कि क्षतिपूर्ति की संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में परिभाषित किया गया है। ये आप लोग याद रखना, सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा इधर क्या है प्रत्यभूति की संविदा में कि प्रत्यभूति की जो संविदा है वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में परिभाषित किया है। ये आप लोग याद रखना कि धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा और 126 में प्रत्यभूति की संविदा दी गई है। फिर क्या है दूसरा डिफरेंस कि क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है क्षतिपूर्ति दाता और दूसरा क्या होता है क्षतिपूर्ति धारी। लेकिन जो प्रत्यभूति की संविदा होती है इसमें तीन पक्षकार होते हैं। कौन कौन? एक होता है लेनदार और दूसरा क्या होता है मूल ऋणी और तीसरा प्रतिभू। तीसरा डिफरेंस है कि क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल एक संविदा होती है और वहीं आपकी प्रत्यभूति की संविदा में तीन संविधाएं होती हैं। ठीक है। एक सामान्य संविदा, एक होती है प्रत्यभूति की संविदा, एक होती है क्षतिपूर्ति की संविदा। ठीक है। तीन संविधाएं होती हैं। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि प्रत्यभूति की संविदा में दो संविधाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है क्षतिपूर्ति के अधीन दायित्व समाश्रित होता है और जबकि प्रत्यभूति के अधीन दायित्व विद्यमान होता है, क्योंकि एक बार प्रत्यभूति के आधार पर कोई भी कार्य होने से दायित्व अपने आप उत्पन्न हो जाता है।
और क्षतिपूर्ति की संविदा में क्या होता है, दायित्व समाश्रित होता है, यानी उसका दायित्व उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो प्रत्याभूति की संविदा होती है इसमें दायित्व विद्यमान होता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है, क्षतिपूर्ति की संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए की जाती है, ठीक है, और वहीं पे आपकी प्रत्याभूति की संविदा लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है। जो लेनदार जो ऋण देता है, उस जो कर्ज देता है उसके कर्ज की सुरक्षा के लिए की जाती है, ठीक है। और वहीं आपकी जो क्षतिपूर्ति की संविदा है वो लिखित और मौखिक दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है, वो आपको अभी मालूम है, अभी हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस किया था ना, ठीक है। और वहीं पे जो भारतीय संविदा अधिनियम है तो उसमें प्रत्याभूति की संविदा तो लिखित और मौखिक मान्य है, लेकिन अंग्रेजी विधि में ऐसी संविदा मात्र लिखित रूप में मान्य होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि भारतीय संविदा अधिनियम में तो ये प्रत्याभूति की संविदा मान्य है, लिखित और मौखिक दोनों, लेकिन अंग्रेजी विधि में केवल और केवल लिखित प्रत्याभूति की संविदा मान्य है, ठीक है। अगला आपका डिफरेंस क्या होगा कि यह संविदा किसी तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं की जाती है, यानी जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो तीसरे पक्षकार के अनुरोध पर नहीं की जाती है, बल्कि प्रत्याभूति की संविदा में मूल ऋणी के अनुरोध पर की जाती है। आपने देखा था कि जहाँ पर मूल ऋणी अनुरोध करता है कि आप हमारे लिए गारंटी दें कि हम ये ऋण जो है समय पर चुका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो प्रत्याभूति की संविदा है वो किसके अनुरोध पर दी जाती है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा अपने कि ये मूल ऋणी के अनुरोध पर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि ऐसी जो संविदाएं होती हैं, यानी जो क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति का वचन देने वाला ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। यानी याद रखना कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है तो जो व्यक्ति वचन देता है कि मैं आपकी जो भी क्षति होगी उसका भुगतान करूंगा या मैं क्षति की पूर्ति करूंगा, तो उसी का पूरा दायित्व होता है। लेकिन प्रत्याभूति की संविदा में जो प्राथमिक दायित्व होता है वो मूल ऋणी का होता है, और जो दूसरा दायित्व होता है, द्वितीय दायित्व होता है, वो किसका होता है, प्रतिभू का होता है, ठीक है। इसका अगला डिफरेंस है कि इस संविदा के अंतर्गत क्षतिपूरक किसी से भी रकम वसूल नहीं सकता है। यानी जो क्षतिपूरक होता है, एक बार उसने क्षतिपूर्ति कर दी तो उसके बाद फिर वो अपनी रकम किसी से वसूल नहीं सकता है। लेकिन जो प्रत्याभूति की संविदा होती है इसमें प्रतिभू मूल ऋणी के ऋण को चुका देता है, जब ऋणदाता को दे देता है तो उसके बाद फिर वो मूल ऋणी से अपनी रकम वसूल सकता है। यानी मूल, जैसे आपके केस में क्या था कि शर्मा जी ने आपकी जगह पे अगर 20,000 रुपये दिए, ठीक है, दुकानदार को, तो फिर वो आपके ऊपर वाद ला सकते हैं अपने 20,000 रुपये जो है वसूलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया स्टार्ट होता है एमसीक्यू का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा जब आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हम कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे जहाँ पर आप अपने मन में ही इसका आंसर देखिएगा, आंसर बताइएगा कि क्या होगा करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। और फिर कमेंट में आप सब लोग बताइएगा हमें कि आपने कितने क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए। और अगर आपने सारे जो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन के अगर आपने आंसर करेक्ट दिए तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपने बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा है और आपका क्लियर हो गया ये। अगर नहीं दे पाए तो फिर उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि प्रत्याभूति की संविदा प्रत्याभूति की संविदा परिभाषित है किस धारा में परिभाषित है? धारा 123, धारा 124, 125, 126 किस में परिभाषित है? आप इसका आंसर दीजिए। आई होप इसका आंसर आ गया होगा आपको। अब इसका हम आपको आंसर बताते हैं। धारा 126, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याभूति की संविदा होती है किसके बीच में होती है? मूल ऋणी व लेनदार के बीच में, या फिर लेनदार व मूल ऋणी के बीच में, या प्रतिभू व मूल ऋणी के बीच में, या इनमें से कोई नहीं? आप सोचिए और इसका आंसर बताइए हमें, ठीक है। सोचिए। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, यानी लेनदार और प्रतिभू के बीच में। याद रखना, शर्मा जी और उस दुकानदार के बीच में जो संविदा हुई थी वही आपकी प्रत्याभूति की संविदा थी, ठीक है। और आपके यानी मूल ऋणी और प्रतिभू के बीच में जो संविदा होती है वो कौन सी होती है? क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि जो प्रत्याभूति की संविदा में क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो किसके बीच में होती है? तो वो प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका
कि प्रतिभूति की संविदा के पक्षकार हैं। कौन कौन है इसके पक्षकार? लेनदार, मूल ऋणी या प्रतिभू या उपरोक्त सभी। तो इसका तो आंसर आपको 100% आ गया होगा। तो इसका आंसर बताने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रचलित भाषा में ऐसी संविदा को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गारंटी की संविदा, जमानत या फिर ए बी दोनों। तो आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। इसका आंसर है सी, यानी ए बी दोनों। गारंटी की संविदा भी इसको कहते हैं और जमानत की संविदा भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है उसे प्रतिभू कहते हैं। जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रतिभूति दी जाती है वो मूल ऋणी कहा जाता है। जिस व्यक्ति को प्रतिभूति दी जाती है वो लेनदार कहा जाता है। सोचिए और बताइए। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोचिए और बताइए कि इनमें कौन सा कथन है जो असत्य है। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसका आंसर बता रहे हैं हम। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं। जैसे कि जो व्यक्ति प्रतिभूति देता है तो आप जानते हैं उसको प्रतिभू कहा जाता है, और जिसके चूक के बारे में दी जाती है मूल ऋणी होता है। ठीक है, और जिसको दी जाती है प्रतिभूति वो लेनदार होता है, आप जानते हैं। ठीक है, सारे करेक्ट थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारे एग्जाम तो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे या आप कर रहे होगे, अगर देख रहे होगे अभी भी, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। जो भी आपने पढ़ा था इस वीडियो में वो क्लियर हो रहे होंगे। कुछ के क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे होगे जल्दी और कुछ के टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो ये मैटर करता है कि आपने किसको कितना अच्छे से समझा है। अब अगला क्वेश्चन इसी के साथ है कि किस मामले में निर्णय दिया गया है कि प्रतिभू अवधि बाधित ऋण का संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं है? अब सोचिए और बताइए। एक मंजू महादेव बनाम शिवप्पा का केस है, एक है एच मोहम्मद खान बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड का है, एक राम नारायण बनाम हरी सिंह का केस है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लगे, मंजू महादेव और राम नारायण के केस में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। इसको सोचिए। इसका करेक्ट आपका आंसर है सी। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, मंजू महादेव बनाम शिवप्पा के केस में ये कहा गया था कि प्रतिभू अवधि बाधित ऋण के संदाय करने के लिए आबद्ध नहीं होगा। नेक्स्ट आपका केस है कि प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व होता है। कैसा होता है आप बताइए, सोचिए। इसका दायित्व कैसा होता है? प्राथमिक होता है या द्वितीय होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि प्रतिभू की संविदा में प्रतिभू का दायित्व होता है, कैसा होता है? सोचिए और बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने देखा था प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का होता है और दूसरा दायित्व प्रतिभू का होता है। नेक्स्ट आपका केस है भारतीय संविदा अधिनियम में प्रतिभूति की संविदा हो सकती है। कैसी हो सकती? लिखित, मौखिक या लिखित और मौखिक दोनों या इनमें से कोई नहीं? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, लिखित और मौखिक। आपने अभी पढ़ा था कि भारतीय संविदा अधिनियम में प्रतिभूति की संविदा लिखित और मौखिक दोनों होती है, लेकिन अंग्रेजी विधि में केवल और केवल लिखित प्रतिभूति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूति किसके अनुरोध पर दी जाती है? वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि प्रतिभूति किसके अनुरोध पर दी जाती है? लेनदार, मूल ऋणी, प्रतिभू। आई होप इसका आंसर मिल गया होगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है मूल ऋणी, यानी प्रतिभूति जो है वो मूल ऋणी के अनुरोध पर दी जाती है। ठीक है, किस मामले में निर्णय दिया गया कि प्रतिफल के बिना की गई प्रतिभूति की संविदा शून्य होती है? ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है राम नारायण बनाम हरी सिंह का केस। ठीक है, राम नारायण बनाम हरी सिंह के केस में कहा गया था कि प्रतिफल के बिना की गई प्रतिभूति की संविदा शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऋणदाता द्वारा दुर्व्यपदेशन न करने तथा तथ्यों को प्रकट करने के कर्तव्य का उल्लेख संविदा अधिनियम की किस धारा में की गई है? ठीक है, अब बताइए कि किस धारा में
ऋणदाता के द्वारा दुर्व्यपदेशन ना करने तथा तथ्यों को प्रकट करने के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 127 या धारा 142 या धारा 143 या बी और सी दोनों। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि धारा 127 में आपका प्रतिफल दिया गया है, ठीक है, कि प्रतिफल का होना ज़रूरी है, ये 127 में दिया गया है। धारा 142 में दिया गया है दुर्व्यपदेशन और धारा 143 में दिया गया है तथ्यों को ना छिपाना, यानी अगर कोई भी प्रतिभूति तथ्यों को छिपाकर प्राप्त करी जाती है वो धारा 143 में दिया गया है, ठीक है। और अगर कोई भी दुर्व्यपदेशन के द्वारा प्रतिभूति प्राप्त करी जाती है वो आपका दिया गया है धारा 142 में। इस तरीके से अगर कोई प्रतिभूति प्राप्त करी जाती है तो वो आपकी प्रतिभूति जो है वो अवैध होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको काफ़ी हेल्प हुई हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।